नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज जब दोपहर को मैं इस वक्त आप सबके सामने हाजिर होता हूं तो किसी मर्डर मिस्ट्री के साथ, किसी ऐसे मामले के इन्वेस्टिगेशन के साथ हाजिर होता हूं जिसमें पुलिस ने बिल्कुल क्लूलेस मर्डर के केसेस को सुलझाया हुआ होता है। और ब्लाइंड मर्डर केसेस जिसमें तफ्तीश में 1 इंच भी आगे बढ़ना बहुत चैलेंजिंग हो, पुलिस उस तरह के मामलों को कैसे सुलझाती है आपको ये बताता हूँ। मगर आज मैं आप लोगों को किसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला नहीं हूं, बल्कि एक ऐसे अपराध के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको हैरानी भी होगी और आपको अजीब भी लगेगा कि हमारे इर्द गिर्द कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह से वो किसी का हक मार लेते हैं, किस तरह से वो किसी का जो जायज़ कोई चीज़ जिसे मिलनी चाहिए उस चीज़ को उस तक नहीं पहुंचने देते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है। ये कहानी बेसिकली कोई मर्डर मिस्ट्री की नहीं है, लेकिन करप्शन की है। और करप्शन भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा अजीब किस्म का। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी एक जगह पर शादी हो रही है और उस जगह पर जो लोग फेरे लेने के लिए हाजिर हुए हैं उसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं। मतलब जो लड़की किसी लड़के के साथ फेरे लेने के लिए आई है या फिर शादी कबूल है ये बोलने के लिए आई है, वो उस लड़के को नहीं जानती, लड़का लड़की को नहीं जानता। फिर ऐसे लोग भी आए हैं जो पहले से शादीशुदा है। ऐसी महिलाएं आई हैं जिनके गोद में बच्चा है, वो भी शादी करने के लिए आई है। और साथ में ऐसे लोग भी आए हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी या तो जिनका जन्म नहीं हुआ या फिर जो जन्म कर स्वर्गलोक को चले गए, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब आप पूछेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अगर शादी होती है तो ऑब्वियसली लड़का लड़की एक दूसरे को कम से कम जानते हैं। घर वाले ही बेशक मिला दे, लव मैरिज ना हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानकारी जुटाते हैं। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे को जानते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर सेरेमनी होती है। उसके बाद शादी होता है जिसमें 2 यंग लड़के लड़कियां जो है हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसी शादी भी हो रही है जिसमें इंसान मर चुका हो या इंसान पैदा ही ना हुआ हो, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? ये बेसिकली एक बहुत बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है जो उत्तर प्रदेश में सामने आया है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कन्या विवाह योजना के नाम से एक वेलफेयर स्कीम चलाती है। सरकारें बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं और उसमें कन्या विवाह योजना भी एक है। और उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत श्रम विभाग को, यानी जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसको ये जिम्मेदारी है कि आप अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में कन्या विवाह योजना का आयोजन करें जिसमें लड़के लड़कियां जो एलिजिबल बैचलर्स हैं उनकी शादी कराएं। और वो लड़के लड़कियां जो है वो गरीब तबके से होने चाहिए, मजदूर वर्ग से होने चाहिए। और उन लड़के लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को आप प्रति जोड़े को 82,000 रुपये दें, यानी 82,000 रुपीज़ दें। तो ये बेसिकली एक ग्रांट है जो सरकार की ओर से गरीब लोगों की मदद के लिए, खासकर गरीब लोगों को अपने बच्चों की शादियों के लिए दिया जाता है। अब इस कल्याणकारी योजना के तहत, इस वेलफेयर स्कीम के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो 82,000 रुपये होते हैं उसको पाने के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स और कंडीशन ये है कि जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं, यानी रोज़ कमाने खाने वाले मजदूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो लेबर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, श्रम विभाग में होना चाहिए। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं होना चाहिए, उस रजिस्ट्रेशन को 1 साल का वक्त पूरा होना चाहिए। ऐसे लोग इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। वो फिर अपने बच्चों की शादियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वो बता सकते हैं कि मेरी बेटी जो है वो 18 या 20 साल से ऊपर की है और हमने उसके लिए एक पार्टनर देखा है और हम शादी करना चाहते हैं। तो उनको एक पर्टिकुलर डेट पर फिर बुलाया जाता है जब उनकी वो अर्जी मंजूर हो जाती है और फिर एक जगह सामूहिक विवाह सरकार की ओर से कराया जाता है, लेबर डिपार्टमेंट की ओर से कराया जाता है। तो आइए इस घोटाले को समझने के लिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सरकारी स्कीम क्या थी और इसमें किसको कैसे लाभ दिया जाने वाला था। ये एक कन्या विवाह योजना थी जिसके ज़रिए गरीब तबके के लोगों को, ख़ास तौर पर मज़दूरों को फ़ायदा दिया जाना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हीं मज़दूरों को फ़ायदा दिया जाना चाहिए था जिनका नाम ऑलरेडी श्रम विभाग के साथ रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रेशन भी 1 साल से ज़्यादा पुरानी है, यानी 1 साल पहले हो चुका है। तो खैर, ऐसे मज़दूर और उनके बच्चों को इसका फ़ायदा दिया जाना था।
और इस फायदे के मुताबिक 82,000 रुपये हर कपल को, हर नवविवाहित जोड़े को दिए जाने थे। 82,000 रुपये में 65,000 रुपये जो है वो ग्रांट यानी अनुदान के तौर पर मिलने थे। 10,000 रुपये जो नए शादीशुदा जोड़े होंगे उनके कपड़ों के लिए मिलने थे और 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मनी उनको दिए जाने थे। तो जैसे ही इस योजना के बारे में लालची सरकारी बाबुओं को और बिचौलियों को पता चला तो उन्होंने इस योजना की रकम हड़पने की पूरी तैयारी कर ली। आपको पता है कि जो मज़दूर होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, गरीब तबके से आते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है और सरकारी बाबू उनके इन्हीं नादानी का, बिचौलिए उनके इन्हीं नादानी का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस मामले में सरकारी अफसरों ने और बिचौलियों ने क्या किया कि जो मज़दूर है उनके तरफ से उनके बच्चों के और ख़ुद उनके दस्तावेज़ ले लिए, ये कहते हुए कि सरकार की तरफ से एक सामूहिक विवाह योजना आई है और कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई है, तो उसके तहत जो है हम तुम्हें 10 से 20,000 रुपये दिला देंगे, तुम अपने डॉक्यूमेंट समेत दे दो। तो बहुत सारे मज़दूरों ने ये भी पूछा कि लेकिन हमारे तो बच्चों की शादी हो गई। बोला अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम डॉक्यूमेंट्स दो, हम तुम्हें पैसे दिलाएंगे। तो मज़दूरों ने लालच में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और उनको लगा कि शायद सरकार की ओर से कोई ग्रांट मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, 82,000 रुपये का जो ग्रांट था उसका ज़्यादातर हिस्सा इन बिचौलियों ने और अफसरों ने अपने पास रख लिया और औने पौने कीमत पर उनसे डॉक्यूमेंट लेकर उनको 10 से 20,000 रुपये मज़दूरों को दे दिए। इन लोगों ने किया ये कि वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शादी के लिए पहले करवाया और उस रजिस्ट्रेशन को इनिशिएट किया बिचौलियों ने मज़दूरों से डॉक्यूमेंट लेके। चूंकि सरकारी अफसर मिले हुए थे, उन लोगों ने उन फेक डॉक्यूमेंट्स वाले जितने रजिस्ट्रेशन थे उसको ओके कर दिया फटाफट। इसी के साथ बैंक में खाता खुला, मज़दूर को पता भी नहीं चला, उसके नाम पर पैसे आ गए और पैसे बिचौलियों ने हड़प लिए, अफसरों ने हड़प लिए। कुछ एक मज़दूर ऐसे थे जिनको रुपए भी नहीं मिले और कुछ एक मज़दूर ऐसे थे जिनको बाद में ये पता चल गया कि रुपए तो 82,000 आए थे लेकिन मिले सिर्फ 10,000। तो इस तरह के कुछ केस स्टडीज़ हुए जिसके बाद इन मज़दूरों ने सरकारी अफसरों के पास, सरकारी दफ्तरों में, पुलिस थानों में कंप्लेन करने की शुरुआत की और ज़्यादातर मामलों में हुआ ये कि ऐसे कंप्लेंट्स को दरकिनार कर दिया गया, इनकी सुनवाई नहीं की गई। और तो और जिसने इस मामले को सबसे बड़े लेवल पर उठाया वो जो है एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, शक्ति गुट। तो ये जो शक्ति गुट के किसान यूनियन के नेता हैं, इनको जब मज़दूरों के साथ हुई इस चीटिंग की और लाखों करोड़ों के घोटाले की खबर मिली तो ये पहुंचे गाज़ियाबाद के डीएम के पास और उन्होंने गाज़ियाबाद के डीएम से शिकायत की और बाकायदा एक लंबा चौड़ा लेटर लिखकर बताया कि किस तरह से ये चोरी और घोटालेबाजी हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अगर शक्ति गुट के नेताओं की बातों पर यकीन करें तो गाज़ियाबाद के डीएम ने उनसे कहा कि ये क्या दंत कथा लिख कर ले आया हो, मतलब व्हाट इज़ दिस स्टोरी ऑल अबाउट। उनके कहने का मतलब था ऑल क्रैप, कोई क्या लेकर आए हो बकवास, दंत कथा इसी सेंस में कहा है। तो किसान नेता जो है उनको बड़ी तकलीफ भी हुई, उनको लगा कि एक तो गरीब मजदूरों के साथ इस तरह की लूट हुई, अब वो जब इंसाफ की मांग लेकर प्रशासन के पास पहुंचे हैं तो डीएम साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर उन किसान नेता ने कंप्लेंट की लोकायुक्त से लखनऊ में, जिनके जिम्मे है इस तरह के घोटालों को पकड़ना और गुनहगारों को सज़ा दिलाना। और लोकायुक्त ने इस मामले की गंभीरता को समझा और उन्होंने फ़ौरन गाज़ियाबाद के डीएम को ये इंस्ट्रक्ट किया कि 15 दिनों में इस मामले में जांच कराकर वो रिपोर्ट सौंपे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 दिनों के अंदर गाज़ियाबाद के डीएम के आदेश पर जो रिपोर्ट तैयार हुई वो 800 पन्नों की रिपोर्ट थी और उस 800 पन्नों की रिपोर्ट में बहुत सारी शिकायतें सही पाई गई। खासकर ये जो व्हिसिल ब्लोअर है भारतीय किसान यूनियन, इसने तकरीबन 175 ऐसे केस स्टडीज़ दिए थे जो फेक मैरिजेस के थे, यानी ऐसे मैरिजेस जिसमें कागज़ों पर शादी हो गई, रुपए ले लिए, ऐसे मैरिजेस जिसमें शादीशुदा जोड़ों ने दोबारा फर्जी शादी कर ली और रुपए हड़प लिए, कुछ रुपए बिचौलियों ने ले लिए, ऐसे मैरिजेस जिसमें किसी आदमी ने अपनी बहू को अपनी बेटी बताकर शादी करा दिया, ऐसे मैरिजेस जिसमें कोई महिला जो बाल बच्चेदार है, जिसकी कई साल पहले शादी हो गई है, वो बच्चे को लेकर गई, बच्चा किसी को पकड़ाया, फेरे ले लिए, तस्वीरें खिंचवाई, फिर उसके बाद रुपए पैसे लेकर घर चले गए। तो इस तरह से बहुत ठगी के मामले थे और तकरीबन 175 इस तरह के केस स्टडीज़ को खुद भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और उसमें से भी ज़िला प्रशासन की जांच में तकरीबन 170 या उसके आसपास फेक शादियां पाई गई, चिन्हित की गई।
अब ये अपने आप में कितना बड़ा आंकड़ा है। अब आप सोचिए कि ये तो एक सैंपल इन्वेस्टिगेशन है, जिसे हम सैंपल स्टडी कह सकते हैं। अगर गाज़ियाबाद में तकरीबन 3000 से 3500 शादियां हुई है, अगर इन सारे शादियों की पड़ताल करा ली जाए तो ये घोटाला कितना बड़ा निकलेगा। भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि गाज़ियाबाद में इसी तरह से लूट खसोट करके बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली है, और इसमें जो अफसर हैं उनको भी एक अच्छा खासा कट मनी यानी एक अच्छा खासा कमीशन इस घोटाले के बदले मिल गया है। और जो व्हिसिल ब्लोअर हैं उनका ये भी कहना है कि गाज़ियाबाद के अलावा हापुड़, बुलंदशहर, इस तरह की जगहों में भी ऐसी शादियां हुई हैं जिसमें फर्जी शादी कराकर लूटपाट किया गया है। तो जाहिर है ऐसे मामले जो है अपने आप में बहुत बेचैन करने वाले होते हैं। बेचैन करने वाले इस सेंस में कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, सरकार जिनके लिए ये स्कीम लेकर आ रही है, वो चीज़ें उन तक ना पहुँचे और पहुँच जाए चोर, बदमाश, बिचौलियों के जेबों में, तो आप समझिए कि ये कितनी दुखद और कितनी विडंबनापूर्ण बात है। इस मामले में लोकायुक्त के आदेश के बाद जांच तो हुई है, लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले में जांच का सही रिजल्ट कब तक निकलता है, दोषी जो हैं, गुनहगार जो हैं, वो कब तक पकड़े जाते हैं और कब तक ये मामला जो है वो आगे, जिसे कहते हैं ना कि इसमें सही तरीके से इंसाफ होता है और दूध का दूध, पानी का पानी होता है। और भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं, अगर उनकी बातों पर यकीन करें तो आपको हैरानी होगी कि डिप्टी कमिश्नर ने उनसे ये कहा कि भाई ये क्या दंत कथा लिख कर ले आए हो, मतलब ये क्या, व्हाट इज़ दिस स्टोरी ऑल अबाउट, दिस इज़ क्रैप, कहने का मतलब ये था। तो उनको बहुत बुरा भी लगा, अजीब भी लगा, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, ये बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, काइंडली इसको आप देखिए। लेकिन किसान यूनियन के नेताओं का ये कहना है कि प्रशासन ने इसके बाद भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। हार कर उन्होंने लोकायुक्त लखनऊ से शिकायत की, यानी जो पब्लिक कमिश्नर होते हैं, जो करप्शन देखने के लिए ही जिनकी जिम्मेदारी है, उनको इसके बारे में कंप्लेंट दी। और लखनऊ से लोकायुक्त ने गाज़ियाबाद के डिप्टी कमिश्नर को ये ऑर्डर किया कि इस मामले की जांच करके 15 दिनों में मुझे रिपोर्ट दीजिए। और तब गाज़ियाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 3 लोगों की एक टीम बनाई, कमेटी बनाई, जिसने इस मामले की जाँच की। और ये बताते हैं कि तकरीबन 175 ऐसे केस स्टडी जो भारतीय किसान यूनियन ने इनके सामने पेश किए थे, ज़िला प्रशासन के अफसरों के सामने, लोकायुक्त के सामने, उसको इन लोगों ने एग्जामिन किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 175 में से तकरीबन 170-71 केसेस जो है वो फेक पाए गए। यानी भारतीय किसान यूनियन की जो शिकायत थी, जो कंप्लेंट थी, वो बिल्कुल सही थी। और 175 केसेस का फेक या तकरीबन 170 केसेस का फेक मिलने का मतलब आप समझते हैं, 82 हज़ार रुपये हर जोड़े को मिलने थे। उन रुपयों को बिचौलिए और सरकारी अफसर खा गए, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उन तक पहुंचे नहीं। और जो लोग शादी अटेंड करके गए, शादी का ड्रामा करके गए, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनका वाकई में उस शादी से कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई शादीशुदा है, कोई बाल बच्चेदार है, और कोई अपनी बहू को बिठाए दे रहा है, कोई ओवर एज है, और कुछ तो ऐसे भी शादियां हुई, ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फेक अकाउंट है, फेक नाम है, फेक तस्वीरें हैं, और ये सब लगाकर जो है घोटाला कर दिया गया। तो अब इस मामले में भारतीय किसान यूनियन शक्ति गुट के पहल के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकायुक्त के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच की है, और 800 पेज की एक भारी भरकम रिपोर्ट जिला प्रशासन ने तैयार की है। और इसमें भी जिला प्रशासन को बहुत सारे कंप्लेंट्स ऐसे मिले हैं जो फेक है, और उसके एविडेंस जिला प्रशासन को मिल गए हैं। अब देखना यह है कि इस तरह के एविडेंस और प्रूफ के बेसिस पर ये जो बिचौलिए हैं, मिडिलमैन हैं, और सरकारी ऑफिसर जो मिले हुए हैं गरीबों का पैसा खाने वाले, उन पर कब तक कार्रवाई होती है, कब तक गिरफ्तारी होती है। एक खास बात ये भी है कि ये जितने केसेस हैं, इन केसेस की जांच तो खैर हो रही है, लेकिन अकेले गाज़ियाबाद में 3000 से ज़्यादा इस तरह की शादियां हुई है। तो इसमें से कितनी शादियां फेक हैं, कितनी शादियां जेन्युइन है, इसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए, जिसको अभी भी इग्नोर किया जा रहा है और जिस बात पर अभी भी लोगों का ध्यान नहीं है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है और एक बहुत बड़े लेवल का घोटाला है। भारतीय किसान यूनियन का तो ये कहना है कि तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा इस मामले में घोटालेबाजी हुई है। लेकिन चलिए, वो फिगर जितना भी हो, लेकिन इतना तय है कि घोटाला तो हुआ है और लाखों करोड़ों रुपए का बंदरबाट भी हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के लोग, यानी जो इस मामले में व्हिसिल ब्लोअर हम कहते हैं ना, किसी मामले को सामने रखने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले,
उन्होंने ये बताया है कि ऐसे मिडिलमैन को वो जानते हैं, और एक नहीं दो नहीं, कम से कम 12 और 15 जो गाज़ियाबाद में हैं और जो बिल्कुल कल तक हैंड टू माउथ थे, मतलब गरीब थे, कोई कियोस्क लगाकर जन सुविधा केंद्र चलाता था, यानी कोई आधार कार्ड बनवाने में मदद करना, पैन कार्ड बनाने में मदद करना, इस तरह के छोटे मोटे काम करता था। उन लोगों ने ये घोटाला करके जो है अपनी आलीशान कोठियाँ खड़ी कर ली और अपने लिए हाई एंड्स एसयूवीज़ खरीद लिए। तो आप सोचिए कि लोगों ने सरकारी पैसे में किस तरह से लूट मचाई, और कई सारे अफसर और बाबू इस घोटाले में उनके साथ लिप्त हैं, इस तरह का क्लेम व्हिसिल ब्लोअर्स का है। तो ये है पूरा घटनाक्रम, ये है पूरी कहानी जो एक बड़े घोटाले की है। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली रोज़ रोज़ आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मर्डर स्टोरीज़ में सुनाता हूँ, लेकिन उससे हटकर भी दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब अपराध होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को कभी कभी जानना, सुनना और समझना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी थोड़ी डिफरेंट और हटकर ज़रूर है, जिसमें शायद आपको उस तरह का रहस्य रोमांच महसूस न हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे घोटाले जो है समाज पर बहुत बुरा असर डालते हैं, और किसी का हक, किसी का निवाला छीनने वाले ऐसे दोषियों के खिलाफ जो है बहुत कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि अफसर भी जो है अपने मातहतों को कई बार बचाने की कोशिश करते हैं, और शायद इसलिए भी बचाने की कोशिश करते हैं कि वो भी इस तरह के हथकंडों में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, या उनकी निगरानी में मैं कहूँगा, या उनकी नाक के नीचे इस तरह की धंधेबाजी चलती रहती है। तो देखना यह है कि इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कितने बड़े लेवल पर आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट सामने आता है, कितने लोग पकड़े जाते हैं, कितने दोषी गिरफ्तार होते हैं। कुछ एक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, एक सरकारी बाबू जो है वो बुलंदशहर में गिरफ्तार कर लिया गया है, बर्खास्त भी किया गया है, लेकिन ये सब बहुत छोटी मछलियां हैं, और जितने बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं उसके मुकाबले कार्रवाई कुछ भी नहीं है। तो आज की कहानी यहीं तक। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आज चूँकि थोड़ी वक्त की पाबंदी है तो मैं आप लोगों का कोई कमेंट या कोई नाम आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये सिलसिला जो कमेंट करने का आप लोगों का है उसे जारी रखिएगा। मैं आगे आप लोगों से यही जो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है उसको बदस्तूर रखूँगा, कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।